हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो लेक्चर हमारा मैराथन क्लास होने वाला है। बाल्यावस्था एवं बाल विकास प्रथम वर्ष का विषय के सभी एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों का। जी हाँ, सभी इकाइयों के एक साथ सारे एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्प प्रश्न, साथ ही साथ रिक्त स्थान, खाली स्थान भरो, सही जोड़ी मिलाओ, एक वाक्य में उत्तर दो, ये सब कुछ हम सभी यूनिट्स का एक साथ लेकर आए। हमारी मैराथन क्लास होने वाली है, तो सभी यूनिट्स की तैयारी एक साथ इसी एक वीडियो में देखकर हो जाएगी। तो वीडियो को तक जरूर बना रहा है। निश्चित ही आप 100% परीक्षा में से इस सब्जेक्ट को, इस बाल्यावस्था बाल विकास को 100% क्लियर कर जाओगे एक वीडियो देखकर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करेंगे पहली इकाई से, जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण। ठीक, तो इस इकाई के सभी एमसीक्यूज को देखेंगे एक एक करके। यहां पर पहला है भाई, बहुविकल्पीय प्रश्न में से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला देखो, संज्ञानात्मक विकास का 4 चरणों के आधार पर वर्णन किसने किया? जो संज्ञानात्मक विकास होते हैं, अब हमेशा बता दे रहा हूं कि जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी तो एक ही व्यक्ति का नाम सबसे पहले आना चाहिए। कौन? जीन पियाजे। जी हां, जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों के आधार पर जो वर्णन किया है, कौन व्यक्ति है? तो जीन पियाजे है। क्लियर है? जीन पियाजे। ध्यान रखिएगा, सारे उत्तर छोड़ दो, सीधा उसी का नाम आना चाहिए। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे एमसीक्यूज की बात कर लीजिए। एमसीक्यू नंबर 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को महत्वपूर्ण किसने बताया? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में जो भाषा है और जो सामाजिक संस्कृति है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी संज्ञानात्मक विकास में इन दोनों की वैल्यू, किस किस चीज की वैल्यू? भाषा की और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, इन दोनों चीज का महत्व अपने संज्ञानात्मक विकास में किसने ज्यादा ध्यान दिया? ये ध्यान दिया है पियाजे तो नहीं, वाइगोत्स्की भी नहीं, ब्रूनर भी नहीं। कौन होगा इसमें से? चारों में से इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन बताओ। तो भाई सही ऑप्शन होगा वाइगोत्स्की। जी हाँ, वाइगोत्स्की जी ने बताया कि संज्ञानात्मक विकास में 2 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण, भाषा और जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में बच्चा पल रहा है, वहां जो संज्ञानात्मक विकास होता है अलग तरीके से होता है, उसका महत्व बतलाया था उन्होंने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। निर्माणवाद या रचनात्मकवाद के प्रवर्तक कौन है? निर्माणवाद या रचनात्मकतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक जो हैं जीन पियाजे ही हैं। याद रखिएगा, निर्माणवाद या रचनात्मकतावाद के जो प्रवर्तक हैं वो भी जीन पियाजे ही हैं। सही उत्तर क्या होगा? जीन पियाजे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए। अगला है कि भाई, कौन सा दस्तावेज बच्चों की शिक्षा, कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट, दस्तावेज बच्चों की शिक्षा में ज्ञान के निर्माण में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों की सहमति प्रस्तुत करता है? यानी कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट, कौन सा ऐसा चीज है, इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी चीज है खास जो बच्चों के ज्ञान के निर्माण में, बच्चों के नॉलेज बिल्डिंग में, ज्ञान के निर्माण में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतों की सहमति, यानी संज्ञानात्मक विकास के जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, उसको किस दस्तावेज में ज्यादा रखा गया बच्चों के विकास में? तो इसमें आप देखेंगे तो आरटीई, राइट टू एजुकेशन नहीं, ये तो सर्व शिक्षा अभियान वाला था। फिर नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली, ये भी नहीं। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जी हाँ, यही है सही उत्तर, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें बच्चों के ज्ञान के निर्माण में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को बहुत महत्व दिया गया था। ये उसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चों को वस्तुओं को समझने के लिए उस पर क्रिया करनी होती है, इससे उनमें बदलाव आते हैं। ये कथन किसका है? ये जो परिभाषा यहाँ पर, ये जो कथन है, किसने दिया है कि बच्चों को वस्तु को समझने के लिए उसे क्रिया करनी होती है? किसी भी चीज को समझना है बच्चों को तो उस वस्तु के साथ क्रिया करनी होती है बच्चे को। तो ये जो कथन है किसने दिया है? क्या ये पियाजे ने दिया है? क्या ये ब्रूनर ने दिया है? क्या ये मैसोलो ने दिया है या वाइगोत्स्की ने? तो ये कथन है पियाजे का, जीन पियाजे का। जी हाँ, ये कथन भी किसका है? जीन पियाजे का। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कि संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था क्या है? संज्ञानात्मक विकास की निर्माण वाली अवस्था कौन सी होती है? तो वो अवस्था होती है बाल्य अवस्था। क्या उत्तर सही रहेगा इसका? बाल्य अवस्था। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था जो रहती है वो बाल्य अवस्था होती है। रट लीजिएगा एकदम बढ़िया से। अगला देखिए, प्रारंभिक बाल्य अवस्था कब से कब तक होती है? जो इनिशियल, प्रारंभिक, शुरुआत की बाल्य अवस्था होती है वो कब से कब तक होती है ना? शुरुआत की अगर बाल्य अवस्था की बात करें, 0 से 2 वर्ष से तो शैशव अवस्था में रहता है ना, शैशव अवस्था ही रह जाता है। और फिर 7 से 11 वर्ष भी नहीं, ये तो बाल्य अवस्था का पूरा टाइम पीरियड ही हो जाता है। तो ये गर्भधारण से 8 साल। से उत्तर क्या होगा? गर्भधारण से 8 साल। हो सकता है कई किताबों में उसके उत्तर भिन्न भिन्न लिखे हों, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक के हिसाब से ना अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर एक कॉमन जो जनरल पढ़ने के लिए सब इस्तेमाल करते हैं, डीएलएड के जो सिलेबस के हिसाब से या आप सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के हिसाब से रहता है, बाल अवस्था बाल विकास के हिसाब से, वो सही उत्तर यही है कि भाई गर्भधारण से 8 साल जो रहता है ना, उसे प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। क्लियर है? गर्भधारण से 8 साल तक। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपको पता होगा पेयर होता है उनका, 23 का पेयर होता है, तो 23 का पेयर का कितना हो जाएगा? 46 है ना। क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं और 23 पेयर रहते हैं, यानी 23 जोड़ियां, तो 23 जोड़ियां 23 दूनी 23, 23 और 23 कितना हो गया? 46। जी हाँ, तो याद रखिएगा 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं। अगर पूछता है यहाँ पर क्रोमोसोम की जोड़ियां कितनी रहती है, तो 23 जोड़ी होता उत्तर। यहाँ पर सिर्फ जोड़ी नहीं पूछा, सिर्फ क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम पूछा, कितने? 46। और पेयर्स जोड़ी में पूछता तो 23। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? यानी मनुष्य के जो अनुवांशिक यानी जो जेनेटिकल गुण आते हैं, अनुवांशिक गुण जो आते हैं बच्चे में, वो माता पिता से, पूर्वजों से, तो कौन से, किससे आता है? डीएनए से, जीन्स से, किससे आता है? तो वो भाई आ जाता है जीन्स से, है ना। जो डीएनए जो जीन्स है उसी से, यानी माता पिता की जीन्स अगर बच्चे में आए तो माता पिता के गुण बच्चे में आ जाएंगे, है ना। तो बच्चों के माता पिता के, पूर्वजों के माता पिता के कौन से गुण जो है बच्चे में आते हैं, मनुष्य में आते हैं, तो किसके जरिए आते हैं? तो जीन्स के थ्रू आते हैं ना, जीन्स के थ्रू, ठीक है, डीएनए के थ्रू। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है कि मानव जीन्स में उपस्थित कौन सा रासायनिक पदार्थ अनुवांशिक गुणों का भाग है? यानी कि मानव जो जीन्स होते हैं, यानी इंसानों के जो जीन्स होते हैं, वो उस जीन्स के साथ कौन सा ऐसा चीज है जो गुणों को लेकर आता है? वैसे तो कैसा है मेथड कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जो गुण जाते हैं, यानी बच्चे में ही जाते हैं माता पिता के गुण, माता पिता या पूर्वज जो भी रहते हैं, दादा दादी, उनके जो गुण बच्चे में आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? जीन्स के थ्रू आते हैं। अब जीन्स में भी कौन है जो उनके गुणों को लेकर आता है? तो वो रहता है भाई कौन? डीएनए, है ना। डायबोलिक न्यूक्लिक एसिड, ऐसा कुछ कुछ तो रहता है। अभी तो उतना विज्ञान जो है बहुत पहले पढ़ा था बारीकी, तो मुझे तो याद भी नहीं है, पर हाँ डीएनए, ठीक है, डीएनए रहता है, डीएनए से ही गुण आते हैं, यानी अनुवांशिक गुण आते हैं जीन्स के थ्रू, जीन्स के द्वारा। और जीन्स में भी कौन लेकर आता है? तो डीएनए के द्वारा, है ना, डीएनए के थ्रू आते हैं। अगला, किस आयु में शारीरिक विकास के बजाय मानसिक विकास में तीव्रता होती है ना? कौन सी आयु में, कौन सी एज में जो है शारीरिक विकास यानी शरीर का बढ़ने की जगह पर ज्यादा तेजी से मानसिक विकास ज्यादा होता है? कौन सी आयु में? जी हाँ, 0 से 0, 0 से 2, 0 से 0 नहीं, 0 से 2 वर्ष की आयु होती है, सहसा अवस्था होती है, उसमें तो शरीर बढ़ता है, आपने देखा होगा। 2 से 4 में भी शरीर ज्यादा बढ़ता है, 4 से 6 में भी। तो ज्यादातर जो मानसिक विकास होता है कब होता है? 6 से 8 वर्ष की आयु में। कब होता है? 6 से 8 वर्ष की आयु में मानसिक विकास ज्यादा तेजी से होता है ना, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। शारीरिक विकास ये 6 साल तक, और 6 से 8 साल, ये 9 साल 10 साल जो रहता है ना, ये अवस्था मानसिक विकास वाली अवस्था बहुत ज्यादा होती है। हाँ, मन से मानसिक दिमागी विकास बहुत होता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए, संज्ञानात्मक विकास के दौरान भाषा एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का महत्व किस वैज्ञानिक ने बतलाया? है ना, किसने कहा है? ये प्रश्न अभी रिपीट भी होगा, इसके जस्ट पहले मैंने रिपीट किया था। सही उत्तर कमेंट में बताओ कि भाई क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास के दौरान भाषा एवं सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का जो महत्व है किस व्यक्ति ने बताया जाता है ना। पियाजे इसका उत्तर नहीं, पहले बता दे रहा हूं, जिन पियाजे इसका सही उत्तर नहीं है, पियाजे मत कमेंट कर देना। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले वीडियो में इसको देखा भी था, है ना, इस प्रश्न को। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ वृद्धि तो नहीं होता, सबको पता है ना, वृद्धि और विकास तो मिलकर होते हैं। तो विकास का अर्थ क्या होगा? परिवर्तन। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन, और परिवर्तन भी कैसा? सीखना, नया सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। विकास की परिभाषा तो हम देख ही चुके हैं। तो विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जो संज्ञानात्मक विकास होता है ना, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें जो अलग अलग अवस्थाएं बतलाई हैं, तो उसमें भी एक अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये पूर्व संक्रियात्मक क्या है? एक अवस्था है। किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। संज्ञानात्मक विकास को तो जीन पियाजे ने 4 भागों में बांट दिया है, उसमें से एक जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है भाई, उसकी अवधि कब से कब तक है, यानी कितने साल से कितने साल तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था चलती है? तो वो चलती है 2 से 7 वर्ष तक। 2 से 7, जी हाँ, 2 से 7 वर्ष तक जो अवस्था होती है संज्ञानात्मक विकास में, उसे हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहा जाता है उसे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, शैशव अवस्था में बालक का कौन सा विकास द्रुत गति से होता है? बहुत ज्यादा गति से होगा ना। शैशव अवस्था बालक का कौन सा विकास बहुत ज्यादा, है ना, बहुत तेजी से बढ़ता है? तो कौन सा विकास? शारीरिक विकास। शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है ना, तो शैशव अवस्था में कौन सा होगा भाई? शारीरिक विकास। यानी शैशव अवस्था में जो विकास होता है बच्चे का सबसे ज्यादा, वो शारीरिक विकास ही होता है। कौन सा विकास? शारीरिक। और मानसिक अभी हमने पढ़ा था 6 से 8 वर्ष, है ना। मानसिक विकास कब तक होगा? 6 से 8 वर्ष, है ना। 6 से 8 वर्ष देखेंगे तो कौन सा विकास ज्यादा होता है? मानसिक विकास ज्यादा होता है। ठीक है, मानसिक विकास, है ना। और बात करें शारीरिक विकास की बच्चे का, जो 0 से 2 वर्ष होते हैं, उस समय में क्या होता है? शारीरिक विकास ज्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है?
याद रख लीजिएगा, बड़े बड़े उत्तर लिखने में मदद होती है। ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, इनके मदद से, इनके फैक्ट, इनके डेटा की मदद से आप बड़े बड़े उत्तर भी लिख पाते हो। बड़े उत्तर में जब ऐसे पॉइंट्स लिखते हो ना, एक एक पॉइंट बनाते हो, ऐसे फैक्ट डालते हो, तो उत्तर और प्रभावी बनता है, आपको और ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। इसलिए एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, किशोर अवस्था की आयु कितनी मानी जाती है? किशोर अवस्था कब से कब तक? सबको पता है किशोर अवस्था जो होती है सबसे खतरनाक अवस्था होती है 12 से 18 साल। बहुत आसानी रहता है तो, है ना, बहुत जो है 12 से 18 साल ही होता है। अब यहाँ पर 12 से 18 का ऑप्शन नहीं है, तो सबसे क्लोज ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पर? 13 से 18, है ना। 12 साल तक कई लोगों ने उसे बाल्यावस्था ही मान रखा है, ठीक है। तो उसके बाद से ही किशोर अवस्था चालू होती है, तो हम 13 से 18 वर्ष हमारा क्या मान लेंगे? किशोर अवस्था। अगर ऑप्शन में 12 से 18 दिया, वैसे आप बोलोगे सर दोनों दे दिया, तो दोनों नहीं देता भाई, पेपर बनाने वाले ऐसे नहीं है ना। तो 12 से 18 वर्ष या ऐसा 13 से 18 वर्ष, दो में से जो भी ऑप्शन देगा वही ऑप्शन आपको टिक करना है। यही किशोर अवस्था की अवस्था मानी जाती है, सबसे खतरनाक अवस्था भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बाल्यावस्था की आयु कब से कब तक मानी जाती है? बाल्यावस्था की जो आयु होती है वह 6 से 12 वर्ष होती है, ठीक। 0 से लेकर तो 5 साल तक शैशवावस्था ही चलते रहता है, ठीक है। आप देखोगे तो बाल्यावस्था कब तक रहता है? 6 से 12 तक, और फिर वो 12 के बाद से किशोर अवस्था चालू हो जाता है। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कब तक रहती है? 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। क्या अवस्था कहते हैं उसे? बाल्यावस्था। क्लियर। चलिए आगे देखिए, संवेगों की विशेषता क्या है? संवेग की खासियत, विशेषता क्या है? संवेग की अगर विशेषता, खासियत की बात करें तो संवेग यानी भावनाओं में होता क्या है इसमें भाई क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं? क्या इसमें बौद्धिक का, अब बौद्धिकता यानी दिमाग नहीं रहता है, बौद्धिकता यानी समझदारी, दिमाग की कमी रहती है? ऐसा तो नहीं, भावनाओं में तो दिमाग की कमी, ऐसा नहीं। और वो क्या दोनों सही हैं या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? ऐसा नहीं। तो सही उत्तर होगा शारीरिक परिवर्तन। जी हाँ, संवेगों की विशेषता क्या है? जब भावनाएं बदलती है ना, तो संवेग भी आपको दिखाई देंगे। तो शरीर में परिवर्तन, बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी भावनाएं कैसे बदल जाती है? आत्मनिर्भर हो जाता है। किशोर अवस्था में जाता है तो देखना उसकी अवस्था में देखोगे कैसी उसकी भावनाएं हो जाती है, ठीक है। तो उसके शरीर में भी तो बदलाव आते हैं ना, वो बड़ा होता है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, यौन अंगों में परिवर्तन होता है बच्चे में, ठीक है। ठीक, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए अब है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए, अब सीधा सीधा लिख दिया, एकीकरण का सिद्धांत, भाई विकास का सिद्धांत, बाल विकास का क्षेत्र, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, और फिर उसके बाद हाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो, अब यहाँ पर दो सवाल दिए, एकीकरण का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ठीक है। बाल विकास का क्षेत्र, विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालकों का अध्ययन करेंगे तो ये किस में आता है? बाल विकास में ही आता है, ठीक है। और विकास का सिद्धांत भाई कौन है, कहां से है? तो एकीकरण के सिद्धांत में ही दिया गया है। क्लियर है, ये थोड़ा मिलते जुलते चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एकीकरण का सिद्धांत विकास के सिद्धांत पर आधारित है। फिर बाल विकास का क्षेत्र जो है वो भाई विशिष्ट बालकों का अध्ययन करना, मंदबुद्धि बालकों का अध्ययन करना, आपराधिक बालकों का अध्ययन करना, ये सब बाल विकास के क्षेत्र में ही आता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रिक्त स्थानों पर, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति, यहाँ पे स्टेटमेंट मिलेंगे और रिक्त स्थान का देखते हैं। नंबर 1, निर्माणवाद या रचनात्मकतावाद के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व भी किया था इसको एमसीक्यूज में, जीन पियाजे। नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास की निर्माणात्मक अवस्था, भाई उसी को क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। संज्ञानात्मक विकास में जो निर्माणात्मक अवस्था होती है, जिसमें निर्माण होता है, वो कौन सी अवस्था है? वो बाल्यावस्था ही है। यानी बाल्यावस्था का दूसरा नाम क्या है? निर्माणात्मक अवस्था, ठीक है। तीसरा, सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, 23 का जोड़ा होता है, 23 23 46। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था गर्भधारण से 8 साल, ये भी हमने देखा था। प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? गर्भधारण से लेके 8 वर्ष की आयु तक होती है बच्चे की। फिर 6 से 8 वर्ष आयु में शारीरिक विकास के लिए हो जाए, मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। यानी 6 साल तक होगा शारीरिक विकास होगा, फिर 6 से 8 उसका मानसिक विकास होगा, उसके बाद फिर शारीरिक विकास बढ़ना शुरू हो जाता है, एडोलसेंस की, किशोर अवस्था में पहुंचने लगते हैं जब तक, ठीक है। तो 6 से 8 वर्ष में मानसिक विकास ज्यादा होता है। ये एमसीक्यू भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्लियर है, चलिए आगे देखें, आगे देखिए अगला। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शोधकर्ता कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शोधकर्ता किसे माना जाता है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास में सबसे मेन, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे ज्यादा नाम, सबसे बढ़िया सिद्धांत कौन है? जीन पियाजे, सिंपल। फिर बालक का चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर होता है। बालक का जो चारित्रिक विकास है किस पर निर्भर करता है? उसका चरित्र का जो विकास होता है वो उसके वंशानुक्रम, यानी उसके वंश में जैसे लोग रहे हैं वैसा उसका चरित्र बनता है आगे चल के। तो बालक का चारित्रिक विकास उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। फिर स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था भाई कब से कब तक है? जन्म से लेके कितने वर्ष तक है? जन्म से लेके कितने वर्ष तक रहेगी? जन्म से लेकर स्थूल
गति कौशल, यानी जो एक्टिविटी करता है वो, है ना, उसका। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था जन्म से लेकर कितने वर्ष तक होगी? 6 से या 8 वर्ष तक, है ना। 0 से लेके 6 से, मतलब 0 मतलब जन्म से लेके 6 साल तक, या कोई 8 साल तक मानते, या कोई कोई तो इससे बस शैशवावस्था ही मान लेगा, 0 से 2 वर्ष भी। या देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया है। अब ये ऑप्शंस में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो आप भी एक बार कमेंट कर दीजिए, गूगल पर एक बार देख के आप बता दीजिए। अब नोट्स में तो लिखवाया भी हमने, अगर नहीं होगा आपको तो एक बार जरूर क्लियर कमेंट जरूर करें कि क्या होगा। वैसे 0 से 2 वर्ष या 0 से 6 वर्ष तक ऐसा लोग मानते हैं। क्लियर है? अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग दिया है इसको। किसी ने जैसे पियाजे ने अलग दिया, तो वैगोत्स्की ने अलग दिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से आपको लिखना रहेगा। फिर देखिए, संवेगात्मक विकास बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है ना। बालक के सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करेगा? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास से अगर फर्क नहीं पड़ता, इतना पढ़ते क्यों? ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, उसके मानसिक विकास को प्रभावित करता है, उसके शारीरिक विकास को, हर तरह के विकास को प्रभावित करता है। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। ये जान लो। संज्ञानात्मक जब पूछेगा ना कि बालक के विकास को प्रभावित करता है कौन सा कारण, तो ये कंफर्म है, संज्ञानात्मक विकास ही वहां पर लिखना रहेगा, कंफर्म रहेगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न हम देख लेते हैं। एक वाक्य वाले प्रश्न। एक, वृद्धि क्या है? वृद्धि किसे कहते हैं? तो शरीर के अंगों का बढ़ना, यानी शरीर की लंबाई चौड़ाई इसमें बदलाव होना, यही क्या है? वृद्धि है। फिर विकास कैसे कहते हैं? विकास का मतलब क्या है? तो जब हम बालक जो है जब सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, है ना, इन सब क्षेत्रों में परिवर्तन करता है, सीखता है, उन्नति होती, तो इसे विकास कहते हैं, है ना। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक इन सब क्षेत्रों में बदलाव, परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। फिर वातावरण क्या है? इन्वायरमेंट जिसे कहते हैं ना, आसपास। वातावरण क्या है? तो वातावरण क्या है? वातावरण का मतलब ये है कि आसपास जो सभी चीजें हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, समाज, है ना, सभी कुछ। वातावरण से तात्पर्य सभी चीजें होता है जो व्यक्ति को उत्तेजित और प्रभावित करती है, यानी ऐसी कोई भी चीज जो व्यक्ति को उत्तेजित और प्रभावित करे, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? वातावरण कहेंगे। जो हमारे चारों ओर है उसे हम क्या करेंगे? वातावरण, इन्वायरमेंट कहेंगे, ठीक है, एटमॉस्फेयर कहेंगे। क्लियर? आगे देखिए अगला, विकास की विभिन्न अवस्थाओं को बतलाइए। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उन्हें बताइए। विकास की वैसे तो 3 मुख्य अवस्थाएं होती है, सबको पता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, सब जानते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 शैशवावस्था, नंबर 2 बाल्यावस्था, और नंबर 3 किशोरावस्था, है ना, सभी जानते हैं। ये 3 अवस्थाएं तो होती ही होती हैं। क्लियर? फिर अगला देखिए, पंख संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? जो भाई पाक संक्रियात्मक अवस्था होती है वो 2 से 7 साल तक होती है। कब तक होती है? 2 से 7 साल तक। क्लियर है? 2 से 7 साल तक पंक्रियात्मक अवस्था होती है। फिर समावेशन क्या है? इंक्लूसिव क्या है ना, इंक्लूजन क्या है, समावेशन क्या है, पूछा है। समावेशी शिक्षा हम पढ़े ना, वही। तो समावेशन एक ऐसा उपागम है जिसके सभी बच्चों के, युवाओं, प्रौढ़ों की अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। अब समावेशन का मतलब होता है इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब सबको शामिल करना, सबका समावेश करना। तो समावेशन का मतलब यह है कि सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो आयु में कैसे भी, युवा हो, प्रौढ़ हो, बालक हो, शिशु हो, या फिर मानसिक रूप से पिछड़े हो, या मानसिक रूप से बहुत ज्यादा बौद्धिक बालक हो, उन सबको एक साथ मिलकर सिखाना, पढ़ाना, इसे ही समावेशी शिक्षा या समावेशन या इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। ठीक, और क्या? अगला देखिए, बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था का नाम क्या है? किस अवस्था में बुद्धि में स्थिरता आ जाती है? तो बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था का नाम क्या है? बुद्धि में स्थिरता लाने वाली अवस्था का नाम है किशोर अवस्था। इस अवस्था में क्या आ जाती है भाई? स्थिरता आ जाती है। तो किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बुद्धि में स्थिरता आ जाती है, यानी अब दिमाग बहुत बढ़ेगा नहीं, हो गया, मानसिक जितना विकास होना था हो गया है। ठीक, अगला, साक्षात्कार एक प्रकार क्या है? साक्षात्कार का, इंटरव्यू का एक प्रकार। साक्षात्कार मतलब क्या होता है? इंटरव्यू, है ना। तो इसका एक टाइप पूछा है कि इंटरव्यू का एक टाइप बतलाइए ना, एक प्रकार बतलाइए साक्षात्कार का, इंटरव्यू का। तो साक्षात्कार का एक प्रकार क्या है? संरचित साक्षात्कार, है ना, संरचित या साक्षात्कार। इंटरव्यू आप देख लो टीवी पे जैसा लेते हैं, पॉलिटिशियन वाला, है ना, आमने सामने, मौखिक साक्षात्कार, लिखित साक्षात्कार, बहुत सारी आप लिख सकते हो। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, और इंटरव्यू अलग अलग प्रकार के होते हैं, रिटर्न, ओरल, है ना। तो इसमें से एक दिया है संरचित होता है। तो साक्षात्कार का एक प्रकार क्या है? संरचित साक्षात्कार, है ना। वैसे तो ये कभी आया नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसे भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। क्लियर? तो ये हमारी इकाई 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो चुके। अब हम बढ़ते हैं इकाई 2 की तरफ, यानी यूनिट 2 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रश्न उत्तर हैं, एमसीक्यूज, उसे देख लेते हैं। चलिए तो बात करें इकाई 2 की। तो इकाई 2 जो है, जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास।
इकाई 2 का नाम क्या है? शारीरिक गत्यात्मक विकास। इसके एमसीक्यूज को देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पहला, गत्यात्मक कौशल का संबंध किस चीज से है? गत्यात्मक कौशल का संबंध किस चीज से है? तो गत्यात्मक कौशल का संबंध जो है, क्या वो शारीरिक विकास से है, क्या वो सामाजिक विकास से है, क्या वो मानसिक विकास से है, क्या वो शारीरिक और मानसिक दोनों से? जी हाँ, शारीरिक और मानसिक दोनों से। सही उत्तर क्या होगा? शारीरिक और मानसिक दोनों से। यानी जो गत्यात्मक मतलब गति वाला, यानी एक्टिविटी वाला, भाग दौड़ वाला, खेलने कूदने वाला, इसका सिर्फ शरीर से संबंध होता नहीं, दिमाग से भी, क्योंकि खेलकूद में दिमाग लगता है, दिमाग का भी विकास होता है, शरीर का तो होता ही होता है भाग दौड़ से। तो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास होते हैं किससे? गत्यात्मक कौशल से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए भाई, दौड़ना क्या है? दौड़ना किस प्रकार का कौशल है, किस प्रकार की स्किल है? तो दौड़ना जो है, क्या वो सूक्ष्म है, छोटी वाली, एकदम छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा कोई विकास हो रहा है, छोटा मोटर स्किल डेवलपमेंट है? नहीं। फिर स्थूल, बड़ा, है ना, या फिर उपरी, दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं भाई, स्थूल। सही उत्तर क्या होगा? स्थूल। जो दौड़ना है वो स्थूल गामक कौशल में से। गामक मतलब भाई दौड़ना, चलना, हिलने डुलने वाला, है ना, मोटर वाला जिसे हम कहेंगे। ठीक है, तो स्थूल गामक कौशल। अगला, वे कौशल जिनमें शरीर का काफी हिस्सा सक्रिय होता है, वो क्या कहलाता है? ऐसा कौशल जिसमें शरीर का मैक्सिमम भाग जो होगा सक्रिय होगा, एक्टिव होगा, उसे हम कौन सा कौशल कहेंगे? उसे हम शारीरिक कौशल कहेंगे, क्योंकि उसमें क्या संबंधित है? ज्यादातर शरीर। जिसमें शरीर पूरा एक्टिव है उसे हम क्या बोलेंगे? शारीरिक कौशल बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा कौशल रहेगा? वो शारीरिक कौशल। क्लियर है? शारीरिक कौशल जो है, इसमें शरीर पूरी तरह से क्या होगा? एक्टिव होगा, सक्रिय होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला एमसीक्यू, तो भाई वे कौशल जिनमें सूक्ष्म तथा छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वे कौशल जिनमें सूक्ष्म यानी छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनमें सूक्ष्म गामक कौशल कहते हैं। भाई नाम में ही है सूक्ष्म, जिसमें सूक्ष्म या छोटी मांसपेशियां रहेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म गामक कौशल, है ना। जिसमें बड़ी मांसपेशियां जैसे पैर की, थाई की, दौड़ने में काम आती हैं, तो वो सूक्ष्म नहीं है, वो क्या है? स्थूल है, उसमें बड़ी मांसपेशियां काम आती हैं। तो सूक्ष्म गामक कौशल में छोटी मांसपेशियां, सूक्ष्म मांसपेशियां शामिल होती हैं, यानी ऐसे काम जिसमें छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे बोलना, सुनना, चीजों को पकड़ना। लेकिन दौड़ना, कूदना, भागना, इसमें बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, तो वो स्थूलगामक कौशल। ठीक। विद्यालयी बच्चों को प्रतिदिन कितनी बार संतुलित भोजन, यानी जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको दिन में कितनी बार भरपेट बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, पूरक पोषण, एकदम बढ़िया पोषण से युक्त खाना मिलना चाहिए? कितनी बार? कम से कम दिन में कम से कम 3 बार। बच्चों को कम से कम दिन में 3 बार पोषण आहार मिलना चाहिए, तब उस बच्चे का सही विकास होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक है, तो जिनको 3 बार का एकदम बढ़िया खाना मिल रहा है वही। इसलिए तो देखो, अब दोपहर में मिड डे मील बच्चे घर से खाकर आए, दोपहर में मध्याह्न भोजन खाए और शाम को घर जाके फिर डिनर करें, तो इससे बच्चों का 3 बार खाना हो जाएगा, तो बच्चे का सही विकास होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों। नेक्स्ट, अगला देखिए, मध्य प्रदेश में कुपोषण की दर कितनी है? यानी मध्य प्रदेश में जो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण यानी माल न्यूट्रिशन, जो बच्चे क्या होते हैं? कुपोषण का शिकार होते हैं, यानी कि जिन बच्चों के पास भरपूर उन्हें 2 टाइम का ढंग का खाना नहीं मिल पाता है ना, माल न्यूट्रिशन, जिससे कुपोषण भी कहते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में कितनी दर है? तो ये दर जो है ना, डरावना, बहुत ही डरावना, यानी कि आधे से ज्यादा बच्चे, यानी कि 55%, जी हाँ 50% स्टूडेंट जो हैं, 55% बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, छात्र ही नहीं बच्चे सारे, वो क्या हैं? कुपोषण में। यानी बच्चों में देखा जाए तो आधे से ज्यादा बच्चे हमारे कुपोषण का शिकार है, यानी आधे से ज्यादा बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा, पूरक पोषण आहार नहीं मिल रहा उन्हें। ठीक है, बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा। भारत का सबसे कम कुपोषण वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम कुपोषण वाला राज्य भारत में कौन सा है? केरला। सबसे लिटरेट भी है ना, तो केरला जो है भारत में सबसे कम कुपोषण वाला क्या है? वो राज्य है। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे कम कुपोषित वाला राज्य भारत में कौन है? केरला। मध्य प्रदेश में अगर देखें कुपोषण की दर कितनी है, तो 55%। ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा बहुत काम आएगा आपको, हो सकता है कुपोषण वगैरह जैसा प्रश्न आए उसमें लिखने में बड़ी आपको मदद मिल जाए। तो अगला देखिए, अगला है, वृद्धि हार्मोन प्रभावित करता है किस चीज को? वृद्धि हार्मोन जो है किस चीज को प्रभावित करता है? बताओ भाई। अब वृद्धि की से बात हुई है, तो वृद्धि दिमाग से नहीं होता, वृद्धि शरीर के बारे में होता है, तो कौन सा होगा ये? वृद्धि जो है, वृद्धि वाला हार्मोन किसको प्रभावित करेगा? शरीर को। सिंपल सी बात है, वृद्धि हार्मोन किसको प्रभावित करेगा? शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा, शरीर की ग्रोथ को प्रभावित करेगा। फिर वृद्धि हार्मोन उत्पादित कहां से होता है? जो ग्रोथ वाला हार्मोन, वृद्धि वाला हार्मोन जो है कहां से निकलता है? कौन सी ग्रंथि से? तो ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम?
पीयूष ग्रंथि है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, वहां से ये निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन निकलता है। यानी जिसके पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन अच्छा निकलेगा उसकी अच्छी वृद्धि होगी। जिसके पिट्यूटरी ग्लैंड में खराबी हुई, कोई गड़बड़ी हुई और हार्मोन नहीं निकला तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बड़े में तो 206 होती है, सबको पता है। वयस्क में 206 होती है ना, 206 हड्डी वयस्क में होती है बड़े में। और छोटे बच्चों में कितनी होती है? तो छोटे बच्चे में 270 हड्डियां। कितनी होती है? लगभग 270 हड्डियां होती हैं बच्चे में जन्म के समय, जब छोटा होता तो छोटी छोटी हड्डियां मिलकर ना आपस में एक मजबूत बड़ी हड्डी बनाती है, इसलिए थोड़ी हड्डियां कम हो जाती। 206 वयस्क में होती हैं और 270 एक बच्चे में जन्म के समय रहती है। नेक्स्ट, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, ये तो हम जानते ही हैं, है ना। 206 हड्डियां होती है वयस्क मनुष्य यानी जो एडल्ट व्यक्ति है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला देखिए, शरीर के सृजक पोषक तत्वों को क्या कहते हैं? शरीर के जो सृजक यानी शरीर का जो सृजन करते हैं, यानी शरीर के सारे काम को ठीक ढंग से चलाते हैं, ठीक है, जैसे बालों का बढ़ना, बालों का काला रहना, हमारी स्किन का ढंग से रहना, ये सब जो है ये सब कैसे होता है? शरीर का सृजन पालन पोषण किससे होता है? विटामिन से होता है। किससे होता है? विटामिन से, जी हाँ। तो शरीर के सृजक पोषण तत्व को हम क्या बोलते हैं? शरीर के सृजक पोषक तत्व किसे बोला जाएगा? विटामिन को। सही उत्तर क्या रहेगा? विटामिन। ठीक है, उसके बाद देखिए, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या है? ठीक है, सूक्ष्म क्रियात्मक यानी छोटा, है ना। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में से कौन सा है? दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना या पकड़ना? क्या होगा? तैरना। तैरना क्या होगा हमारे लिए? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ठीक है, अब इसमें यह भी हो सकता है कि इसे पकड़ने में भी आ सकता है, ये पकड़ना भी हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये ऑप्शंस बाकी कैसे दिए हैं, है ना। मान लो जहां पर ये तैरना वगैरह नहीं दिया रहता, वहां पर पकड़ना दिया रहता और कुछ और होता, तो वहां पर हम तैरना पकड़ना को गिनते हैं। ये सूक्ष्म कौशल यानी छोटी मांसपेशियां जिसमें इस्तेमाल होंगी। ठीक, वो कौशल की बात हो रही है। अगला देखिए, कौन सा कौशल हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास से संबंधित नहीं है? अक्सर परीक्षा में गलती हो जाती है कि हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास, है ना। अब संबंधित रिलेटेड, अब हाथों से संबंधित कोई विकास पकड़ना, है ना, पर यहां पर आप देखोगे तो हाथ से विकास नहीं है ऐसा पूछा है, नहीं, ये भूलना नहीं, है ना। तो हाथों से संबंधित ही ना हो। स्वयं भोजन करना है तो अपना हाथ लगता ही है, फिर पढ़ना लिखना, फिर गेंद फेंकना, डांस करना, है ना, और गेंद फेंकना, गेंद फेंकेंगे हाथ से फेंकते हैं, तो ये तो हाथ वाला चीज है। लिखना पढ़ना हाथ से लिखा जाता है, फिर स्वयं भोजन करना हाथ से, तो ये तीनों तो हाथ से संबंधित दिख रहे हैं, बस यही एकमात्र है जो हाथ से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? नृत्य। नृत्य ही है जो हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्सर ये गलती हो जाती है, हम नहीं, वो ध्यान रहता नहीं, हमको लगता है हाथों से संबंधित पूछा है तो ये सब दिख रहा है, याद रखना कौन सा नहीं है पूछा है। प्रोटीन की कमी से उत्पन्न कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे हम क्वार्शियोर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्वार्शियोर, जिसे हम मोटापा भी बोल सकते हैं, ओबेसिटी भी बोल सकते हैं। क्वार्शियोर रहता है जो प्रोटीन की कमी से होता है, सिर्फ चर्बी होने लगती है शरीर में और प्रोटीन नहीं होता, मांसपेशियां कम रहती है, फैट वसा ज्यादा रहता है, चर्बी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो उसे हम क्वार्शियोर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्शियोर, है ना। क्वार्शियोर ये बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। आगे देखिए, अगला है कि हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास। पहला हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास नहीं है पूछा था, है ना। यहाँ पूछा है हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास कौन सा है? स्वयं भोजन करना हाथों से ही है ना। गेंद फेंकना ये भी हाथ से ही है, बाल संवारना ये भी हाथ से ही है। तो सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबो, यानी सब सही है, ये सब हाथों से संबंधित है। यहाँ देखो ना, कोई नहीं शब्द है ही नहीं, पिछले वाले में देखा था कि नहीं था। अब देखिए, शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक गत्यात्मक विकास यानी शरीर के हिलने डुलने, भागने दौड़ने में कौन सी चीज से प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो पोषण या फिर भय, रोग, उपयुक्त सभी, किससे होगा? पोषण होगा तो ही ना शरीर हाथ पर काम करेगा, सही है। भय डर से भी होता है भाई, फिर रोग बीमारी, किसी को बीमारी होगी तो शरीर का विकास नहीं होगा, नहीं दौड़ भाग पाएगा, यानी तीनों उत्तर सही दिख रहे हैं। यानी सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, जी हाँ, उपयुक्त सभी। ये सब पोषक आहार, भय, रोग, इन सब से शरीर का गत्यात्मक विकास प्रभावित होता है। ठीक, अगर मान लो भय नहीं होगा तो भी विकास होगा, और रोग नहीं होंगे तो भी विकास होगा, रोग आ जाएगा तो भी विकास नहीं होगा, यानी प्रभाव तो पड़ेगा, रोग से होने नहीं होने से प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला देखिए, शैशवावस्था की आयु कब से कब तक मानी गई है? 0 से 2 वर्ष। आमतौर पर देखा जाएगा तो 0 से 2 वर्ष ही रहता है ना। तो 0 से वर्ष यानी कि भाई जो भी शैशवावस्था होगी उसे 0 से 2 वर्ष हम मानते हैं आमतौर पर। बहुत लोगों ने यही बोल रखा है, लेकिन पढ़ते वक्त अब आप देखोगे कि अगर हम 6 से बोल रहे हैं 8 क्या? बाल्यावस्था। 6 से 8 हम क्या बोल रहे हैं? बाल्यावस्था है। 6 से 8 भी नहीं भाई, 12 साल, 12 साल, 6 से 12, है ना। 6 से 12 अगर बाल्यावस्था है
6 से 12 अगर बाल्यावस्था है तो भाई, और 12 से 18 मान लो किशोर अवस्था है, तो बचा क्या, शून्य से क्या बच गया, 12 साल ही बचा ना, सॉरी शून्य से 6 साल ही बचा ना, शून्य से 6 साल बच गया, शून्य से 6 साल सौ अवस्था, फिर 6 से 12 साल हमारा किशोर अवस्था, और 12 से 18 हमारा जो रहेगा, ये शून्य से 6 क्या रहेगा, शैशव अवस्था, फिर 6 से 12 क्या रहेगा हमारा बाल्यावस्था, और उसके बाद फिर 12 से 18 तक क्या, किशोर अवस्था है ना, 13 से 18 बोलते हैं। तो शून्य से 5 हमारा क्या हो गया यहाँ पर सही उत्तर, जन्म से 5, शून्य से 5 है जन्म से 5, क्योंकि 6 से तो फिर हमारा बाल्यावस्था आ जाता है 12 तक, और 12 तक अगर वही चलेगा तो 13वां से स्टार्ट होगा ना किशोर अवस्था। तो ऐसे है कुछ इस प्रकार से, कैसा है, शून्य से 5, फिर 6 से 12, फिर ये 13 से 18, इस प्रकार से। शून्य से 5 क्या रहेगा, शैशव अवस्था, ठीक है, बता ही दे रहा हूं, शैशव अवस्था। 6 से 12 क्या रहेगा, बाल्यावस्था, ठीक है, क्या रहेगा ये, बाल्यावस्था, और 13 से 18 क्या रहेगा, किशोर अवस्था, किशोरा अवस्था रहेगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये ध्यान में रखिएगा। फिर पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास किसे कहेंगे, पैरों से संबंधित है ना, पैर से संबंधित क्या है, दौड़ना पैर से संबंधित है, सही है, और संबंधित विकास, हाँ, सीढ़ी चढ़ना या नहीं तो है ही नहीं, यानी हाँ वाला पूछा है, सीढ़ी चढ़ना ये भी है, कूदना, ये तीनों पैरों से संबंधित है, उत्तर क्या होगा सही, उपयुक्त सभी, जी हाँ, ऑल ऑफ दी, उपयुक्त सभी, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, ये सब क्या है, ये सब पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, देखिए अब आएंगे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति पर, है ना, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी बात करेंगे। तो किसी बच्चे के विकास और वृद्धि को सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है, पोषण, है ना, किसी बच्चे के विकास और वृद्धि को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज क्या है, पोषण है। फिर विटामिन डी की कमी से कौन बीमारी होती है, रिकेट्स, है ना, रिकेट्स याद रखिएगा, RICKETS, रिकेट्स, रिकेट्स, ये बीमारी जो है ये विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी हमको धूप से भी मिलता है, पता तो होगा आपको, है ना, विटामिन डी। फिर किशोर अवस्था शब्द अंग्रेजी के कौन से शब्द से है, एडोलसेंस, एडोलसेंस जो है ना, किशोर अवस्था जिसे कहते हैं, तो किशोर अवस्था अंग्रेजी शब्द के एडोलसेंस शब्द से लिया गया है। जहां भी हमने बाल अवस्था बाल विकास में किशोर अवस्था के बारे में बात की होगी वहां तो बताया होगा मैंने, है ना, वीडियो लेक्चर में। तो किशोर अवस्था अंग्रेजी के एडोलसेंस शब्द का रूपांतरण है हिंदी में। फिर किशोर अवस्था संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है, यह कथन किसने कहा, यह कथन है स्टेनले हॉल का, जी हाँ, स्टेनले हॉल ने कहा कि किशोर अवस्था जो है वो बहुत ज्यादा संघर्ष तनाव और तूफान की अवस्था होती है, किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने। अगला देखिए, मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण रखना क्या कहलाता है, मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण रखना ही गामक विकास कहलाता है, गामक, है ना, क्या है वो, गामक विकास। तो गामक विकास मांसपेशियों की गति पर नियंत्रण करना, मांसपेशियों की गति पर यानी मसल्स के मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल करना, इसे क्या कहते हैं, गामक विकास कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गामक विकास। क्लियर है, ये समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए याद रखिएगा, ये सब चीजें रखना है आपको, बार बार रिवाइज करके देखना है तो आपको याद हो जाएगा पूरा। अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर आ गया, रिक्त स्थान हो गया, एक वाक्य पर पहुंचते हैं। पहला देखिए, गामक कौशल के प्रकार बतलाइए, गामक कौशल के प्रकार। गामक कौशल के कुल 2 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्थूल गामक और एक जिसे हम गत्यात्मक कौशल भी बोल सकते हैं, गत्यात्मक हो गामक हो, है ना। तो गामक कौशल के 2 प्रकार हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, है ना, ठीक। अब आते हैं पोषण किसे कहते हैं, अगला प्रश्न देखिए, पोषण, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, है ना। तो पोषण वह अनिवार्य कारक है जिससे शरीर का विकास होता है या शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो पोषण वह अनिवार्य कारक है जो बच्चे के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है, पोषण के वजह से ही बच्चे का विकास प्रभावित होता है। पोषण होगा तो विकास अच्छा होगा, पोषण नहीं होगा तो विकास कम होगा। तो ये पोषण का असर तो पड़ेगा, उसके होने से भी, उससे होने से सकारात्मक प्रभाव विकास हो जाएगा, उसके नहीं होने से नकारात्मक प्रभाव विकास। तो याद रखिएगा, पोषण का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है, अब होगा तो अच्छा, नहीं होगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। फिर घेगा रोग, है ना, घेगा जी नहीं, गले में बड़ा हो जाता था, गॉइटर जिसे बोलते हैं, है ना, ये होता है आयोडीन की कमी से। आपने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा पहले विज्ञान में, साइंस वाली क्लासेस में, 10वीं में, छोटी क्लासेस में, कि घेगा रोग जो होता है गॉइटर डिजीज कहते हैं। आपने कई बार बूढ़े लोग का देखा होगा, इतना बड़ा गला हो जाता है, वो घेगा रोग जिसे कहते हैं ना, ठीक। तो घेगा रोग जो है किसी कमी से होता है, ये आयोडीन की कमी से होता है ना, घेगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होने वाला एक रोग है। अब इसको प्रश्न ऐसा ही पूछ सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेगा रोग, ये भी आपको पता रहना चाहिए, घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक। अगला देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, अगला सवाल है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कुल 3 अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं हैं, 3। ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताइए, 3।
आगे बढ़े, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का उदाहरण दीजिए। पैर से संबंधित कोई गत्यात्मक यानी चलने वाला, गामक वाला, है ना, ऐसा कोई विकास का उदाहरण बताइए। तो पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास की बात करें तो दौड़ना, साइकिल चलाना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब क्या है, कूदना, ये सब क्या है, पैरों से संबंधित है। यानी पैरों से संबंधित भागने वाला गत्यात्मक ऐसा कुछ विकास है ना जो पैर जिसमें शामिल हो, तो उसमें आप सीढ़ी चढ़ना, कूदना, भागना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सब क्या है, ये सब पैरों से संबंधित वाला है। फिर देखिए, लौह तत्व की कमी से, आयरन की कमी से होने वाली है ना, लौह तत्व की कमी से होने वाले बीमारी का नाम क्या है, लौह तत्व की कमी से होने वाली बीमारी का नाम एनीमिया है। खून की कमी, एनीमिया पढ़ा भी होगा आपने, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी से कुछ कमी हो जाती है ना? तो एनीमिया, खून की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है एनीमिया। अगर इस खून में मतलब आयरन की कमी खून में है ना, इसमें आयरन नहीं होता, तो बोलते हैं ना गाजर खाओ, पालक खाओ, है ना, इससे आयरन की कमी पूरी होती है। पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का उदाहरण क्या होगा, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का उदाहरण अगर देखें तो देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना पैर की वजह से ही, अगर मान लो कोई नहीं पहुंच पाता एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब उसके पैरों का विकास नहीं हुआ है। फिर अंगीकृत करना, फिर देखना, साइकिल चलाना, भुजाओं को घुमाना आदि, ये सब कौन से विकास है, ये सब कुछ जो है पैरों से संबंधित ही है। पैर पर खड़े रहेंगे तो ही हो पाएगा सारे विकास, या पैर से चल पाएंगे तो ही। क्लियर, तो ये सारे जो आप देख पा रहे हो तत्व विकास पैरों से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैर से अगर पूछा तो पैर से संबंधित वाले जो भी काम रहते हैं लिख देने का। ठीक, अगला देखिए, सूक्ष्म गति कौशल का आशय क्या है। सूक्ष्म गति कौशल का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे मांसपेशियों रहेंगे इसमें शामिल, सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म गति कौशल हाथ, कलाई, उंगली, पैर की उंगलियों से है ना, हाथ, कलाई, उंगली, पैर की उंगली, छोटी छोटी मांसपेशियां होती है ना, तो इन छोटी छोटी देखोगे तो इनमें छोटी छोटी गति की समीकरण, छोटी छोटी चीजें जैसे ड्राइंग, राइटिंग, साइकिलिंग आदि क्रिया शामिल है। अगर किसी की उंगलियां ढंग से ना बढ़े तो उसकी राइटिंग खराब होगी, क्यों, क्योंकि छोटी मांसपेशी का विकास ही नहीं हुआ ना, हाथों में तो छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं, तो उन छोटी मांसपेशियों का विकास होना बहुत जरूरी है। तो सूक्ष्म गति कौशल का मतलब यह है कि छोटी सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होना, जैसे कि हाथ की उंगलियों के, पैरों की उंगलियों की, इनका विकास होना। फिर बाल्यावस्था, अगला देखो, कल्पना, अगला प्रश्न क्या है, कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने वाली अवस्था का नाम क्या है। बहुत ज्यादा कल्पना यानी इमेजिनेशन होने लगता है, कौन सी अवस्था होती है, वो अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं। फिर हाथों से संबंधित कोई गत्यात्मक विकास, पैरों से संबंधित दिख गया था, हाथों से क्या, कंघी करना, खाना खाना, है ना, हाथों से स्वयं भोजन करना, बाल संवरना, गेंद खेलना, बॉल फेंकेंगे पकड़ के, सामान चीजों को उठाना, अपने हाथों से पानी पीना ग्लास से, ये सब कैसे है, हाथों से संबंधित गत्यात्मक कौशल की विकास है। फिर अगर देखिए, स्थूल, सूक्ष्म में छोटा और स्थूल में बड़ा, तो स्थूल गति कौशल, अब स्थूल गति कौशल इसमें बड़ी मांसपेशी शामिल हो, तो इसमें क्या रहेगा, साइकिल चलाना, पूरे पैर की मांसपेशी लगती है भाई। फिर दौड़ना, रेंगना, तैरना, इन सब में बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस सब में किसका इस्तेमाल होगा, बड़ी मांसपेशियों का, छोटी मांसपेशियों का नहीं। क्लियर, अगला देखिए, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी का नाम, कैल्शियम की कमी, हड्डी वाला, कैल्शियम की कमी से रिकेट्स, है ना, इससे क्या होगा, रिकेट, कैल्शियम की कमी से भी बीमारी हो सकती है रिकेट्स की, है ना, इसके पहले भी मैंने पढ़ा था, एक और विटामिन से, इससे भी। तो ये हो गई इकाई 2, इकाई 2 के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज खत्म। अब बढ़ते हैं इकाई 3 की ओर, चलिए। तो इकाई 3 जिसका नाम है भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, इकाई 3 का नाम क्या है, भाषा। अगर इसकी बात करें तो पहले देखिए इसमें एमसीक्यूज, बहुविकल्प प्रश्न से शुरू करते हैं। नंबर 1, हिंदी शब्दों के अंत में अ दिखाई देता है, जो भी हिंदी शब्द होते हैं उसके लास्ट में अ दिखाई देता है, कभी कभी या हमेशा, हमेशा, सही उत्तर क्या होगा, हमेशा, सदैव, या कभी नहीं। कभी आप देखो किसी भी चीज के अंत में सदैव या इनमें से कोई नहीं, कोई भी हिंदी जो शब्द होंगे उनके अंत में अ रहता है क्या, बताओ तो, कभी भी बोलने में दिखाई तो नहीं देगा पर रहता है, अल, ल बोलोगे पर इसमें अ दिखाई नहीं दे रहा, पर प्रोनाउंसिएशन में आता है ना, हमेशा। ऐसे तो उच्चारण में हमेशा आएगा, पर हमेशा दिखाई देगा क्या, नहीं। अब अ से खत्म होता हो ऐसा कोई शब्द बताइए हिंदी में, कमेंट कीजिए सर जो अ से खत्म होता हो। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि कभी नहीं, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आता हो। अब मेरे हिसाब से, ये आपके हिसाब से क्या लगता है, अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में अ नहीं आता, ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में अ नहीं आता, अ से खत्म नहीं होता है, तो ऐसा कोई भी शब्द बताओ जो अ से खत्म नहीं होता, तो ऐसा कोई शब्द होगा तो कमेंट कर दो। वैसे तो कभी नहीं आता हिंदी में, ठीक है, ये मेरे हिसाब से कि कभी नहीं आएगा, पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर कोई शब्द है हिंदी में जो अ से खत्म होता है तो बता देना भाई, कमेंट कर दो। चलिए आगे बढ़े।
अगला देखिए, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 41 है, 41 व्यंजनों की संख्या। क्या है, सही है? सही है कि गलत है, कमेंट कर दो। ये ऐसा तो नहीं कि 44 है, 44 है, आपके हिसाब से कमेंट जरूर करें। भाई व्यंजन मतलब समझता है ना, क ख ग घ अंग पूरा, इसे हम व्यंजन कहते हैं। अ आ ई इसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। हिंदी की वर्तनी अवस्था क्या है? हिंदी की वर्तनी, वर्तनी मतलब मात्रा, वर्तनी का मतलब क्या होता है? मात्रा, है ना। वर्तनी मतलब क्या? स्पेलिंग, मात्रा, ठीक है, स्पेलिंग कहेंगे हम वर्तनी में। तो हिंदी की वर्तनी व्यवस्था कैसी है? तो हिंदी की वर्तनी व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा जटिल है। आसान नहीं होता हिंदी भाई, इसकी मात्राएं खतरनाक होती है, कौन सी कब लगानी, कहां लगानी है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, ज्ञान चाहिए उसके लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तिका कब छपी? यानी हिंदी में स्पेलिंग या उसका जो मात्रा लगानी है उसको एक आइडियल, यानी इसमें ये मात्रा लगती है, उसमें ये लगती है, इसके लिए जो नियम कानून छपे ना एकदम मानक रूप में, तो ये कौन से सन में थे? 1967, 1967 में, 1967 में, जी हाँ, 1967 में, 1967 में हिंदी वर्तनी की मानकीकरण जो है, ये किताब, ये पुस्तक जो है छपी। नेक्स्ट, भाषा सिखाने का मतलब क्या है? भाषा सिखाने का मतलब क्या है? भाषा सिखाने का मतलब क्या होता है? समझकर पढ़ना सीखना, ये तो है ही, अपनी बात बोल पाना, फिर दूसरे की बात समझ पाना, यही तो लैंग्वेज के लिए है ना। तीन उपयुक्त सभी, यानी भाषा सीखने का मतलब क्या है? बच्चा बोल सके, सुन सके, समझ सके, लिख सके, अपनी बात को दूसरे को समझा सके, दूसरे द्वारा बोली गई बात को समझ सके, लिखी गई बात को पढ़ सके, ठीक है ना, पढ़ी गई बात को दूसरे को सुना सके, खुद भी लिख सके, तो ये सब भाषा सिखाने का मतलब होता है। भाषा सिखाना मतलब ये सब कर पाना, बोलना, सुनना, समझना, लिखना, पढ़ना, ये सब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला है, भाषा के विकास व उसकी समृद्धता का उसके किस पर प्रभाव पड़ता है? किससे उसका संबंध है? तो भाषा के विकास का, उसकी समृद्धता का, उसके लचीलेपन से सीधा संबंध है? नहीं। लचीलेपन व सहजता से सीधा संबंध है? नहीं। सहजता से सीधा संबंध है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये भी नहीं सही होगा, और सहजता से सीधा संबंध है, यानी भाषा के विकास व उसकी समृद्धता का सीधा संबंध उसकी सहजता से है, ठीक है, उसकी सिंप्लिसिटी, सहजता। बच्चों में भाषा सीखने की कैसी क्षमता होती है? मतलब क्या चीज होती है बच्चों में? भाषा सीखना क्या है? तो बच्चों में भाषा सीखने की अर्जित क्षमता होती है? नहीं, जन्म से थोड़ी भाषा सीखना कोई पैदा होता है, लेकिन सिखाना पड़ता है। वो भाषा आसपास जिस वातावरण में रहता है वैसे सीखता है। हमारे यहाँ के बच्चे अंग्रेजी नहीं सीख पाते क्योंकि वैसा वातावरण नहीं है, पर विदेशों में आप देखोगे तो अंग्रेजी सीख पाते क्योंकि वैसा वातावरण है। तो वातावरण से, तो बच्चों में भाषा सीखने की वातावरण से सीखने की क्षमता होती है, जैसा वातावरण, जैसा माहौल, वैसा सीखेंगे। घर में अगर अंग्रेजी बोल रहे माँ बाप को, सबको अंग्रेजी बोलते देख रहा है बच्चा, सुन रहा है, तो वो भी क्या सीख जाएगा? अंग्रेजी। यानी वातावरण डिसाइड करेगा, वही तय करेगा कि बच्चा भाषा कौन सी सीखेगा, किस प्रकार की सीखेगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, बच्चों के पास सक्रिय शब्द भंडार होता है। बच्चों के पास जो सक्रिय शब्द यानी एक्टिव वर्ड्स, यानी कितने शब्द वो हमेशा आमतौर पर उनके पास रहता है जो बोल पाते, तो वो है भाई यहाँ पर क्या? करीब 3000 शब्द, है ना, करीब करीब 3000 शब्द भंडार जो रहते हैं बच्चे के पास, सक्रिय शब्द रहते, इतने शब्द वो बोल सकता है एक्टिव तरीके से, ठीक है, इतने शब्दों का प्रयोग कर पाता है। दिस बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज किताब किसने लिखी है? द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये किताब किसने लिखी है? तो बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये किताब लिखी है किसने? एरिक लेनबर्ग ने। किसने लिखी किताब? एरिक लेनबर्ग, जी हाँ, एरिक लेनबर्ग ने किताब लिखी, द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा का संबंध, जैविक आधार जिसे कहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिए, हमारे स्कूलों में बात करना प्रायः क्या है? हमारे स्कूलों में बात करना प्रायः, हम तो हमेशा स्कूलों में बात करना हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, कि इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, जब टीचर पढ़ाए तो बात नहीं करना, जब कोई बोले तो बात नहीं करना, असेंबली बात नहीं, अरे हर समय बात करना बुराई माना जाता है। कभी कभी हाँ चलो पूछेंगे तो बात करो, है ना, यानी लंच में बात करो, यानी हमारे यहाँ बात करना कभी कभी अच्छा माना जाता है, हमेशा नहीं। तो हमारे यहाँ बात करना कभी कभी अच्छा समझा जाता है, ठीक है, ऐसा हमेशा गलत नहीं समझते, ठीक है, कभी कभी अच्छा रहता है, कोई पूछे तो बात करना चाहिए, तो हमारे देश में कभी कभी बात करना अच्छा समझा जाता है। फिर कुछ अध्यापक कहानी सुनाने को एक क्या मानते हैं? कुछ अध्यापक कहानी सुनाने को क्या मानते हैं? कला मानते हैं, एक नाटक मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं, इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसे कला मानते हैं। क्या है? कला, जी हाँ, कुछ अध्यापक जो हैं कहानी सुनाने को एक कला, आर्ट मानते हैं कि भाई कहानी सुनाना एक कला है। सबको कहानी सुनाना नहीं आता ना, तो कहानी सुनाना क्या है? कला है। कौन मानता है? कुछ टीचर्स, अध्यापक, है ना, सबको नहीं आती कहानी सुनाना। कोई तो टीचर रहता है हमारा जो बहुत बेहतरीन तरीके से सुनाता है, आपको भी पता होगा ये, है ना। कहानी चाहे असली हो काल्पनिक, उसमें कितनी चीजें अवश्य रहती हैं?
कहानी के तत्व पूछे यहाँ पर। कहानी जो भी कहानी है वो रियल हो या इमेजिनरी वैसे ही बनाई गई हो, है ना। तो उसमें कुछ तत्व तो होंगे, कितने? 2 तत्व कंफर्म होंगे। कितने होंगे? 2 तत्व होंगे ही होंगे। जो कहानी चाहे वास्तविक हो चाहे काल्पनिक हो, उसमें 2 तत्व होना अनिवार्य है मिनिमम। स्कूलों में दाखिला होने तक बच्चे अपनी किस भाषा की बुनियादी संरचना पर अच्छा खासा अधिकार पा चुके होते हैं? मातृभाषा के ऊपर आप देखोगे तो ना, कौन सी भाषा? मातृभाषा। स्कूल में जब तक एडमिशन नहीं होता बच्चा, तो घर बार में जो बोली भाषा बोली जाती है परिवार में, वही भाषा में बोलता है, तो उस भाषा को हम क्या बोलेंगे? मातृभाषा कहते हैं। तो बच्चा स्कूल में एडमिशन से पहले किस भाषा पे उसकी पकड़ रहती है? मातृभाषा के ऊपर। सही उत्तर क्या रहेगा? मातृभाषा यानी कि मदर टंग। क्लियर? आगे बढ़े। अगला देखिए, समझकर पढ़ना हमारे व्यक्तित्व को क्या बनाता है? किसी चीज को आप समझो और फिर पढ़ो, समझकर पढ़ो, बिना रटे नहीं, बिना समझे नहीं, समझकर किसी चीज को पढ़ो। इससे हमारी पर्सनालिटी, इससे हमारा व्यक्तित्व क्या बनता है? इससे हमारा व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होता है वो क्या बनता है? प्रतिभाशाली नहीं, सुदृढ़, आत्मविश्वासी। हाँ, सुदृढ़ और आत्मविश्वासी, यानी सही उत्तर क्या होगा? बी एंड सी। ठीक है, तो समझकर जब हम पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी खुद की जो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है, वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ और आत्मविश्वासी बन जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए। अगला, पढ़ने को लेकर किए गए अनुसंधान, सर्वेक्षण इत्यादि एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है ना। किसने ये दिया? पढ़ने को लेकर किए गए जो रिसर्च, अनुसंधान है, जो सर्वेक्षण है, ये सब जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसके द्वारा? कौन से व्यक्ति ने इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है? फ्रैंक स्मिथ ने। किसने? फ्रैंक स्मिथ। जी हाँ, फ्रैंक स्मिथ ने पढ़ने को लेकर जो रिसर्च किया है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है, रिसर्च है, अनुसंधान है, योगदान है, सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर? फ्रैंक स्मिथ ने दिया है। इसको क्या याद रखेंगे आप? नाम फ्रैंक स्मिथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पढ़ना एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि कौशल है। अकेले अकेले नहीं होने वाला, कौशल है। ठीक है, किस चीज का कौशल है? अनुमान। कुछ पढ़ते हो तो अंदाजा लगाते हो किस की बात की जा रही है, किस चीज की। अब पढ़ते हो तो दिमाग में नहीं का किताब पूरा, जैसे मैंने आपको एक शब्द बोलता हूँ, जैसे आप शब्द पढ़ो, और जैसे हूं अब पढ़ो। ठीक है, अब मैंने लिखा फूल। अब बताओ आपने कल्पना की कि नहीं की मन में? आप कितना भी नहीं चाहते, आपके दिमाग में फूल की तस्वीर आ गई। अब कोई भी फूल जो आपको पसंद हो, जो अक्सर आपने देखा हो, फूल की तस्वीर तो आ ही गई, है ना। तो यही क्या है? कल्पना। जब आप पढ़ते हो तो इससे आप अनुमान लगाते हो, गेस करते हो किस चीज की बात हो रही है, कल्पना करने लगते हो। ठीक, अगला देखिए, कक्ष में संप्रेषण की क्या रुकावट है? संप्रेषण यानी बातचीत। क्लासरूम में जो बातचीत होती है उसमें क्या क्या रुकावट आती है? तो रुचि का अभाव, या माध्यम की कमियां, या फिर भाषा की कमियां। जी हाँ, सभी। अगर कोई बच्चे को रुचि ही नहीं होगा, तो इंटरेस्ट नहीं होगा क्लास में, तो बातचीत कैसे होगी? फिर माध्यम की कमियां, जिस माध्यम से पढ़ाया जा रहा है सबके पास वो माध्यम ना हो। और क्या? भाषा की कमी, टीचर किसी और भाषा में पढ़ा रहा है, बच्चे किसी और भाषा को जानते हैं, तो भी संप्रेषण नहीं हो पाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। तो ये तीनों चीजें जो हैं कमी है। इन तीनों चीजों की वजह से कक्ष में बातचीत करने में, संप्रेषण करने में रुकावट आती है, कठिनाई आती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला देखिए, पूर्व भाषाई संप्रेषण क्या है? पूर्व भाषाई संप्रेषण किसे कहते हैं? पूर्व भाषाई संप्रेषण शिशु का बड़बड़ाना है। भाषा के पहले जो बातचीत होती है कैसे करता है बच्चा? कैसी कैसी आवाजें निकालता है? उसका बड़बड़ाना, शिशु के हाव भाव, ये सब भाषा सीखने के पहले के क्या है? संप्रेषण है। यानी जिसको भाषा नहीं आती वो बातचीत कैसे करता है? भाषा सीखने से पहले ऐसी है ना, कुछ कुछ बोलता है। छोटा बच्चा कैसे बड़बड़ाता है, कुछ कुछ आवाज निकालता है। उसके जो हाव भाव होते हैं, मुस्कुराता है, रोता है ना, डरता है, खुश होता है, वही सब क्या है? उसकी भाषा है। ये भाषा सीखने के पहले का बातचीत है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रिक्त स्थानों की, खाली स्थानों की। तो भाषा संवाद व संप्रेषण का माध्यम है। भाषा बातचीत करने का, और संप्रेषण यानी कि बातचीत, संवाद यानी डायलॉग, संप्रेषण यानी कि भाई इंफॉर्मेशन देना, है ना, उसका माध्यम है। उसी के माध्यम से संप्रेषण होता है, भाषा के माध्यम से। फिर भाषा बच्चों के किस चीज का विकास करती है? भाई व्यक्तित्व का विकास, है ना, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उनके व्यक्तित्व विकास पर डायरेक्ट असर डालती है। कौन? भाषा। भाषा जो है बच्चों के व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व के विकास पर, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पर डायरेक्ट असर डालती है, सीधा असर डालती है। फिर भाषा संस्कृति का है हिस्सा, कल्चर का, हमारे संस्कृति का, हमारे कल्चर का हिस्सा होती है। भाषा जो होती है संस्कृति का हिस्सा होती है। फिर अच्छी कहानियों में सरलता व बोधगम्यता का गुण पाया जाता है। अच्छी कहानी में किस चीज का? सरलता
वह बोधगम्यता, ये रट लो इसको ना, अच्छी कहानी में सरलता होती है और बोधगम्यता, बोधगम्यता मतलब सुनने वाला उसमें इंटरेस्ट लेता है, सुनाने वाला इंटरेस्ट से सुनाता है और सुनने वाला उसमें खो जाता है, बोधगम्यता होती है। फिर कहानी अच्छी तरह से सुनने की क्षमता का विकास करती है, कहानी से क्या होता है, सुनने की क्षमता, क्योंकि कहानी को सुना जाता है, बहुत ध्यान से सुनते हैं लोग, है ना, समझने की कोशिश करते हैं, तो कहानी सुनने से बच्चों की सुनने की क्षमता विकसित होती है। तो अक्सर कहानी सुनानी चाहिए ताकि बच्चों की सुनने की क्षमता क्या हो, बेहतर हो, बढ़िया हो। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए, अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए ऐसे प्रश्न जिनको उत्तर हमें एक वाक्य में देना होता है। नंबर 1, भाषा के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? भाषा के द्वारा संप्रेषण किया जाता है, अपनी भावनाओं विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है या दूसरे के भाव विचार को समझा जाता है ना। तो भाषा के द्वारा दूसरों के क्रियाकलाप, ध्यान व संचालन और अपनी बात को समझाने का कार्य किया जाता है। बहुत आसान है, सब लिखी लोगे भाषा का क्या है। कहानियों के माध्यम से बच्चों में किस भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है? जब कहानी हम बच्चों को सिखाते हैं तो उससे हम बच्चों के कितनी भाषा के कौशल, यानी भाषा वाले कितने सारे गुण, स्किल सिखा सकते हैं बच्चों को। तो कहानी के माध्यम से बच्चों में 4 प्रकार के भाषाई कौशलों का विकास किया जा सकता है, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, कहानी के माध्यम से। यानी चारों भाषा के कौशल का, लैंग्वेज के स्किल का डेवलपमेंट किया जा सकता है ना। तो कहानी के माध्यम से, कहानी पढ़ने को दे दो, कहानी सुनने को सुनाओ, कहानी लिखने को दो और कहानी पढ़ के उसे उत्तर देने की बात करो, कहानी लिखने को बोलो। तो ये सब क्या है, ये सब बच्चों के भाषा का विकास किया जा सकता है। और चारों तरह की भाषा का विकास, कौन सी भाषा की स्किल का, पढ़ने का, बोलने का, लिखने का, सुनने का, है ना, ये सब तरह के कौशल का, 4 प्रकार के। फिर अगला प्रश्न देखिए, विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक कौन कौन से, कौन से ऐसे कारण है जिससे बच्चे का जो समाज में रहकर प्रभाव पड़ता है ना, सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है उसकी बात हम करेंगे। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे देखो, विकास को प्रभावित करने वाले जो सामाजिक कारक होते हैं, सोशल कॉज, उनमें आते हैं भाई, देखोगे आप तो छोटे बच्चे, समवर्गी यानी सेम वर्ग के, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर, पड़ोसी, अध्यापक, रिश्तेदार, ये सब हैं जो बच्चे के भाषा विकास को या उसके विकास को प्रभावित करेंगे। ये सब समाज के भाग है। बच्चा समाज में रहता है, समाज में पड़ोसी होते हैं, समाज में परिवार होता है, समाज में टीचर, अध्यापक रहता है, सहपाठी रहते हैं, इन सब का असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो बच्चे का विकास इन सब से प्रभावित होता है। फिर बालवी मनोवैज्ञानिक, बालवी के स्नेह सिद्धांत पर कब कार्य शुरू हुआ, यानी बालवी का जो स्नेह सिद्धांत था, है ना, उस पर कब से काम स्टार्ट हुआ? तो उस पर काम स्टार्ट हुआ 1956, है ना। बालवी के स्नेह सिद्धांत का कार्य शुरू हुआ 1956 में। कब से? 1956। बालवी के स्नेह सिद्धांत पर कार्य शुरू हुआ 1956 में। अगला प्रश्न, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजनों की संख्या 41 है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था और मैंने कहा था कमेंट कर देना कहीं 44 तो नहीं है ना। तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 41 मानी गई है यहाँ पर। अगला देखिए, आते हैं इकाई 4 पर। ठीक है, 3 इकाई कंप्लीट, ये हमारी चौथी इकाई। इसके एमसीक्यूज की बात करेंगे अभी। चलिए तो बात करें इकाई 4 जिसका नाम है समाजीकरण का संदर्भ। समाजीकरण का संदर्भ, इसकी बात कर लेते हैं इकाई 4। पहला प्रश्न इसमें है कि समाजीकरण का साधन क्या है। समाजीकरण का साधन की बात करें तो समाजीकरण का साधन क्या है? परिवार है, मित्र मंडली है, पड़ोस है, या सभी? सही उत्तर क्या होगा? सभी। जी हाँ, परिवार भी आता है, मित्र मंडली भी आती है और पड़ोस भी। इस सब से समाजीकरण होता है ना, इन सब से बच्चे का सोशलाइजेशन या समाजीकरण होता है। अगला भाई, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार समाजीकरण किस चीज से संबंधित है? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के हिसाब से समाजीकरण जो है किससे प्रभावित है? तो संज्ञानात्मक विकास से। किससे? संज्ञानात्मक, है ना, उसके संज्ञानात्मक जो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। फिर क्या, सामाजिक संदर्भ में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास को क्या कहते हैं? सामाजिक संदर्भ में बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास को क्या कहते हैं? सामाजिक संदर्भ बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास को क्या कहेंगे? सामाजिक विकास कहेंगे। सामाजिक संदर्भ में बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा वो क्या है हमारे लिए? वो बच्चों का हमारे लिए क्या है? सामाजिक विकास ही होगा, सोशल डेवलपमेंट ही होगा। और क्या, नेक्स्ट देखिए, मनोसामाजिक विकास क्या है? मनोसामाजिक यानी मन से मानसिक भी और साथ ही साथ सामाजिक सोशल भी। तो इसे हम कौन सा विकास कहेंगे? मनोसामाजिक विकास क्या है? सही उत्तर कमेंट कीजिए भाई, है ना, सही उत्तर कमेंट कर दीजिए। आप सबको ढूंढना है, नोट्स में मिल जाएगा,
ठीक है, नहीं तो गूगल भी कर सकते हैं। मनोसामाजिक विकास किसे कहेंगे, दोनों चीजें शामिल इसमें, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, अगला देखिए, बालक के समाजीकरण में किस चीज का योगदान होता है, परिवार का, पड़ोस का, विद्यालय का, सबका। सबका सही उत्तर क्या होगा, सबका। बालक के समाजीकरण में सब चीज का प्रभाव है, उसके स्कूल का, उसके टीचर का, उसके दोस्तों का, उसके पड़ोस का, उसके परिवार का। बच्चे के समाजीकरण में सबका योगदान होता है। नेक्स्ट, अगला देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बालक के अंतर्गत किस चीज के अंदर आते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड वाले है ना, स्पेशल नीड वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं किस में आते हैं, वो अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, अ ब दोनों, यानी में से कोई नहीं है ना। इसमें से भाई जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं वो सभी है इसमें से, अ और ब दोनों है ना। ये दोनों बच्चे क्या है, अस्थिबाधित और दृष्टिबाधित, ये सब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ठीक, अगला देखिए, बालक द्वारा किए जाने वाले सामाजिक व्यवहार का स्वरूप क्या है, बालक द्वारा किए जाने वाला, बच्चा जो है जो भी व्यवहार करता है, ठीक है, जैसे कि झगड़ना, असामान्य व्यवहार, अनुशासनहीनता, संतुलित व्यवहार, ये सब किसका भाग है, सामाजिक व्यवहार का स्वरूप है। समाज में रह के कौन सा व्यवहार है, अनुशासनहीनता, झगड़ा करना, असामान्य व्यवहार है, संतुलित व्यवहार, संतुलित व्यवहार। ठीक है, वैसे ये सारे जो है असामाजिक है, झगड़ा करना, असामान्य रहना, अनुशासनहीन करना, ये असामाजिक व्यवहार है। समाज में ऐसा करोगे तो ऐसा करके काम चलेगा नहीं, दंड मिलेगा, समाज से निकाल देंगे, नाम खराब होगा, है ना। पर अगर संतुलित व्यवहार करेंगे, है ना, अच्छा बुरा सब मिला के रहेंगे, कहां पर तेज होना है, कहां पे शांत होना है, एकदम संतुलित बैलेंस व्यवहार करेंगे, ये सामाजिक व्यवहार वाला। ठीक, नेक्स्ट, आगे देखिए, अगला, बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण नहीं है, प्रमुख कारण नहीं है, भूल मत जाना, नहीं, अक्सर हम ये गलती कर देते हैं, प्रमुख कारण है पूछता तो, है ना। प्रमुख कारण नहीं क्या है, अत्यधिक गरीबी, अशिक्षित माता पिता, उदारीकरण, टूटे परिवार। क्या होगा इसमें सबसे ज्यादा, उदारीकरण। जी हाँ, उदारीकरण जो है ये बाल श्रमिक बनने का कारण नहीं है। एक्चुअल में उदारीकरण का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन, है ना। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, और इसमें होता क्या है, इसमें भाई समस्त विश्व में सब एक दूसरे की मदद करते हैं मिलजुल कर, कोई कभी व्यापार कर सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं विदेश की, नई नई टेक्नोलॉजी तकनीक आती है, शिक्षा आती है, तो इससे क्या होता है, जो बाल श्रमिक है रुक जाते हैं, क्योंकि कंपनी आएंगी तो लोग कमाएंगे, नौकरी मिलेगी, जिससे बच्चे पढ़ लिख पाएंगे, है ना। तो बाल श्रमिक नहीं बनने का कारण एक ही है, इससे बाल श्रमिक नहीं बनते, बाकी सबसे बनते, गरीबी से बनते हैं, फिर अशिक्षित माता पिता पढ़े लिखे ना हो तो भी बच्चे को ऐसा बाल श्रम में लगा देंगे, ठीक है, गरीब बहुत होगी तो भी परिवार में से कमाना पड़ेगा, टूटे परिवार, है ना, ये भी, इससे भी परिवार जब बिखर जाते हैं तो माता बच्चे के साथ अलग रहती है, पिता अकेले रहते हैं, तो इससे बाल श्रम बनने के कारण बढ़ जाता है। भारत में पहली बालवाड़ी की स्थापना कहाँ हुई, भारत में सबसे पहले जो बालवाड़ी है, जिसे हम आंगनवाड़ी भी कहते हैं, है ना, इसकी स्थापना कहाँ हुई, ये सब कमेंट कर दीजिए, उत्तर कमेंट करके बताइए, सर्च कीजिए गूगल पर कि भारत में पहली बार बालवाड़ी की स्थापना कहां हुई है, कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात। दिल्ली में तो नहीं, ये सब जानते, ठीक है। अब इसके अलावा क्या आपको ध्यान रखना है बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आंगनवाड़ी में नियुक्त किसे किया जाता है, पुरुष महिला, पुरुष महिला दोनों, इनमें से कोई नहीं, महिला। आंगनवाड़ी में आशा कार्यकर्ता होती, पता होगा आपको, महिला। आंगनवाड़ी में किसकी नियुक्ति की जाती है, महिला की। फिर बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, बच्चे का जो सोशलाइजेशन, जो सामाजिकरण होने वाला है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक, सबसे इंपॉर्टेंट कारक क्या होगा, विद्यालय, समाज, परिवार, नातेदारी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण परिवार, बालक के सामाजिकरण में परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिकरण में, ठीक है। बच्चे का सामाजिकरण सबसे ज्यादा परिवार से ही होता है, कि परिवार में जो सीखता है, देखता है, वही चीजें वो आगे फॉलो भी करता है। अगला देखिए, बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व यानी मेन एलिमेंट क्या है, बच्चे के समाजीकरण में वंशानुक्रम, पर्यावरण, शिक्षा, उपरोक्त ए और बी, वंशानुक्रम और पर्यावरण। सबसे ज्यादा समाजीकरण में क्या रहेगा उसका, सबसे ज्यादा समाजीकरण में आप देखोगे तो ए और बी, वंशानुक्रम और पर्यावरण, यही रहेगा बच्चे के समाजीकरण का प्रमुख तत्व। क्या शिक्षा नहीं है, नहीं भाई, शिक्षा सबसे जरूरी है। बच्चा किसी भी समाज से आता हो, किसी पर्यावरण से आता हो, सही शिक्षा मिलेगी तो समाजीकरण हो जाएगा। बच्चा किसी भी वंश से आता हो, ढंग की शिक्षा मिलेगी तो अपने आप समाजीकरण हो जाएगा। तो समाजीकरण का सबसे प्रमुख जो एलिमेंट यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा, शिक्षा। अच्छी शिक्षा मिलेगी। आप देखो ना, कई बार ऐसी बस्ती जहां पर एकदम बेरोजगार लोग, क्रिमिनल वाले लोग रहते हो, कोई ढंग के काम नहीं करते, लेकिन फिर भी वहां से कोई बहुत बच्चा मेहनत करके बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है। किस वजह से, शिक्षा की वजह से, याद रखिएगा, है ना। परिवार में खुद ऐसे लोग होंगे जो गलत काम करते होंगे, पर बच्चा जो है आगे बढ़ा, क्यों, शिक्षा की वजह से। तो शिक्षा सबसे बड़ा तत्व है बालक के समाजीकरण का। सामाजिक गतिशीलता का घटक क्या है, सामाजिक गतिशीलता कैसे आती है, सबसे जरूरी चीज क्या है, जाति, शिक्षा, धर्म, परिवार। सबसे ज्यादा क्या है, शिक्षा। शिक्षा सबसे जरूरी चीज है, सामाजिक गतिशीलता कैसे आती है, सबसे जरूरी चीज क्या है, जाति, शिक्षा, धर्म, परिवार। सबसे जरूरी चीज क्या है, सामाजिक गतिशीलता कैसे आती है, सबसे जरूरी चीज क्या है, जाति, शिक्षा, धर्म, परिवार। सबसे ज्यादा क्या है,
याद रखिएगा। सामाजिक घटक का, गतिशीलता का घटक कौन सा है? तो शिक्षा ही सबसे बड़ी जो है सामाजिक गतिशीलता है ना। सामाजिक घटक गतिशीलता, समाज में रहने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा, ध्यान रखिएगा। ठीक, वैसे तो जाति धर्म भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, पर वहां पर शिक्षा सबसे पहले। कूले का सिद्धांत क्या है? कूले ने कौन सा सिद्धांत दिया? समाजीकरण सिद्धांत दिया या गत्यात्मक विकास सिद्धांत दिया? वैसे तो समाजीकरण का ही दिया, क्योंकि चैप्टर का नाम समाजीकरण का सिद्धांत है, तो ये समाजीकरण का सिद्धांत रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कूले का जो सिद्धांत है किस पर है? समाजीकरण के सिद्धांत पर ही है। जाने का सही उत्तर इसी पर। सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या है? सामाजिक परिवर्तन किससे होता है? धर्म से, शिक्षा से, समाज से, क्या है? शिक्षा से। मैंने बताया भाई, शिक्षा सबसे आगे हर इसमें भी। तो सामाजिक परिवर्तन सबसे ज्यादा किससे होगा? शिक्षा से। जब अच्छी शिक्षा मिलती है, पुरानी शिक्षा खत्म होती है, नई शिक्षा आती है, आधुनिक शिक्षा मिलती है, तो अपने आप समाज सुधरता है। ठीक है, तो ये जो है सामाजिक परिवर्तन का एक बड़ा कारण क्या है? शिक्षा। समाज में परिवर्तन कैसे है? आप सोचिए ना, हमारा आजादी के समय का समाज, तब 12% लोग शिक्षित थे। आज देखिए हमारे देश में भाई लगभग 80% से ज्यादा, 85% के आसपास लोग शिक्षित है। आज का समाज देख लो। तो समाज का परिवर्तन शिक्षा से होता है। फिर बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कौन सा विभाग है? बच्चों के अधिकारों को कोई छीने ना, है ना, इसे रोकने के लिए कोई जो विभाग बना है उसका क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग या उपयुक्त सभी? बताइए। ये सभी, उपयुक्त सभी। महिला एवं बाल विकास विभाग तो है ही, साथ ही साथ श्रम कल्याण विभाग और जो सामाजिक कल्याण विभाग है, ये सब आते हैं बच्चों के अधिकारों से कोई छीने नहीं, उसका हनन ना करे, उसमें इन सब का काम है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए। समाजीकरण का साधन क्या है? समाजीकरण का साधन क्या है? यहाँ पर परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, विद्यालय सब है। फिर मनोसामाजिक विकास क्या है? मनोसामाजिक विकास में क्या क्या आता है? समाज विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। फिर वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से बच्चा समाज के मूल्यों और मानदंडों और रहन सहन के तरीकों को आत्मसात करता है, उस तरीकों को हम क्या बोलते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया करती है। ये समाजीकरण प्रक्रिया है। अब समाजीकरण की परिभाषा पूछे ना, तब भी ये लिख सकते हो। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा अपने समाज में, समाज के मूल्यों और मानदंडों में और उनके साथ रहने सहन के तरीकों को आत्मसात करता है, सीखता है, अपने अंदर लाता है। फिर जब सामूहिक कार्य में परस्पर सहयोग एवं परस्पर निर्भरता का अभाव होता है, तो समूह के सदस्य मध्य द्वंद्व हो जाता है। समूह में रह रहे, कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, तो झगड़ा होगा ही। सब उस पर डाल रहे हैं, उसको दोष दे रहे। पर अगर किसी टीम में, किसी समूह में सब अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ जाए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये उसका काम है, ये मेरा काम है, मुझे करना चाहिए था, नहीं है मैंने, मेरी जिम्मेदारी है, ये उसका काम था, उसने नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी है। जब ये समझ आ जाएगी तो द्वंद्व नहीं होगा, मिलजुल कर रहेंगे। पर जब ये समझ नहीं रहता है तो द्वंद्व होता है, झगड़ा होता है। बालवाड़ी में 3 से 5 वर्ष के बच्चे ही प्रवेश ले सकते हैं ना, 5 साल से कम के बच्चों को ही मिलता है, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि उसके बाद तो स्कूल आ जाता है। तो बालवाड़ी में 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है। फिर गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम कौन सा बताया, यानी किस भाषा में शिक्षा देनी चाहिए? मातृभाषा में, है ना। महात्मा गांधी ने शुरू से ही जोर दिया कि जो शिक्षा होनी चाहिए, खासकर प्रारंभिक शिक्षा, वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर पर। देखिए पहला प्रश्न, समाजीकरण क्या है? अभी हमने परिभाषा देखी थी। तो सामाजिकरण का संबंध अंततः उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने समूह के मानदंड, नैतिक मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति और भाषागत विशेषताएं आत्मसात करता है, सीखता है, अर्जित करता है। वही परिभाषा आप लिख सकते थे। डायना बुमरिन के अनुसंधान के अनुसार पालन पोषण की कितनी शैलियां हैं, है ना। पालन पोषण की शैलियां पूछा है, तो डायना बुमरिन के अनुसंधान के अनुसार पालन पोषण की कितनी शैलियां? तो कुल प्रमुख 4। जी हाँ, 4 प्रमुख शैलियां। कितनी शैलियां हैं? 4 प्रमुख शैलियां हैं। किसके हिसाब से? डायना बुमरिन के अनुसार 4 प्रमुख शैलियां हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। द्वंद्व किस कारण उत्पन्न होता है? जो द्वंद्व होता है, जो झगड़ा होता है, किस कारण उत्पन्न होता है? तो भाई जब परस्पर सहयोग की भावना नहीं होती, परस्पर निर्भरता की भावना आने लग जाती है। जब सामूहिक कार्य में परस्पर सहयोग एवं परस्पर निर्भरता का अभाव होता है, तो समूह के सदस्यों के मध्य द्वंद्व उत्पन्न होता है। जब एक साथ मिलकर काम न करना, एक दूसरे को सहयोग न देना, ऐसी भावना आने नहीं आती है ना, तब जाके द्वंद्व उत्पन्न होता है। ठीक। आक्रामकता से आप क्या समझते हैं? एग्रेसिव होना, आक्रामक होने से आप क्या समझते हैं? तो आक्रामकता से तात्पर्य क्रोध करना, अपेक्षित व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना, इसे आक्रामकता कहते हैं, इसे आक्रामकता का प्रदर्शन कहते हैं। फिर रूढ़िवादिता क्या है? स्टीरियोटाइपिंग। रूढ़िवादिता क्या है? ठीक है, रूढ़िवादिता मतलब किसी एक चीज को मानना कि पहले से ही विचार बना लेना कि ऐसा ही होता है, पहले से जज करके रख लेना, है ना, उसे रूढ़िवादिता कहते हैं। तो रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वह एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किकता या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था तथा प्रानुभवों के आधार पर करती है। यानी पहले से ही माना गया कि ऐसा ही होता है,
रात में भूत रहते ही रहते हैं, है ना। महिलाओं का काम है चूल्हा चौका करना। अब इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, पर शुरू से मानते आ रहे हैं, चला आ रहा है, कोई लॉजिक नहीं, बस हमारे यहाँ ऐसा ही होता तो ऐसा ही होगा, महिलाएं घर का काम ही करेंगी, पुरुष बाहर ही कमाएंगे, है ना। लड़की देखने जाएंगे शादी के लिए तो खूबसूरत ही होनी चाहिए, लड़का ज्यादा कमाने वाला ही होना चाहिए। लड़के की खूबसूरती की बात नहीं होती, लड़की की कमाई की बात ही नहीं होती है। तो पहले से स्टीरियोटाइपिंग है, पहले से ही रूढ़िवादिता है, हमारा समाज ऐसे ही चला आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया रूढ़िवाद क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट, समाजीकरण की परिभाषा, सोशलाइजेशन की परिभाषा। तो अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था समाजीकरण क्या है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है, बार बार परिभाषा आ रही है, अलग अलग है, कुछ भी आप लिख सकते हो, जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां, है ना, ये सब सीखता है, उसे ही समाजीकरण कहते हैं। बालक समाज में रीति रिवाज, गतिविधियां, व्यवहार, नैतिक मूल्य ये सीखता है, अर्जित करता है, इसे ही सामाजिक प्रक्रिया या समाजीकरण कहते हैं। सामाजीकरण की कोई एक परिभाषा, ये भी फिर से वही, समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां इत्यादि सीखता है। ये सब समाजीकरण की परिभाषा है। अब बार बार यही रिपीट हो रहा है तो समझ जाइए कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर तो सवाल पूछ ही सकता है ना। क्लियर। चलिए अब आते हैं इकाई 5 पर, बहुत महत्वपूर्ण अंतिम इकाई। यह हमारी 5वीं इकाई है और अंतिम इकाई है इस विषय की। इसका देखते हैं। नंबर 1, वैश्विक स्तर पर कब संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में बच्चों के कल्याण को प्रोत्साहन हेतु मानकों और उपायों का ढांचा तैयार किया गया था? कौन से सन में? तो ये था 1989, 1989। जी हाँ, 1989 में वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, है ना, संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सभा था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, उसमें बच्चों के कल्याण के प्रोत्साहन हेतु, है ना, बच्चों के अच्छे काम के लिए, बच्चों का भलाई के लिए जो पहली बार स्थापना की गई थी, कुछ बनाए गए थे नियम कानून, तो 1989 में। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए अगला, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, आरटी, राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, है ना, की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 42, अमेंडमेंट आर्टिकल 42, है ना, आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 के तहत बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, आरटीई, इसकी स्थापना की गई थी। बालक विकास एवं शिक्षा विभाग किसका विषय है ना, बाल विकास एवं शिक्षा, ये किसका विषय है? तो यह विषय समवर्ती सूची का है। किसका है? समवर्ती सूची। जी हाँ, समवर्ती जो सूची है उसका, ना कि राज्य का, ना कि केंद्र का, दोनों का। ठीक है, समवर्ती सूची का है ये। अब इस सूची क्या होता है बता दूं कि संविधान में सूचियां बनी है, जैसे केंद्र की सूची बनी है तो उसके सारे काम, उस सूची में जितने भी काम होंगे ना, सब केंद्र सरकार करेगी। राज्य की सूची बनी है तो उसमें सारे काम राज्य सरकार करेगी। फिर आता है समवर्ती सूची, इसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ऐसा रहता है। अगला देखिए, शिक्षा विभाग केंद्र के किस विभाग के अंतर्गत आता है? एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, वो केंद्र सरकार के किस विभाग में, सेंट्रल गवर्नमेंट किस विभाग में आता है? तो भाई वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आता है। शिक्षा विभाग केंद्र सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय में आता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसमें आता है। किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों के लिए हितों को शामिल करने के लिए सुनिश्चित अवस्था के बच्चों को 2 वर्ग में बांटा गया? 86वीं 86th अमेंडमेंट। जी हाँ, 86th अमेंडमेंट। संविधान में जब कोई बदलाव होता है ना तो उसे अमेंडमेंट या फिर संशोधन कहते हैं। जिन्हें नहीं पता बता दूं, संविधान में जब कुछ बदलाव करते हैं नियम कानून में, कुछ नया नियम जोड़ते हैं, पुराने नियम को हटाते हैं, तो इसे संशोधन या फिर अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो किस अमेंडमेंट, किस संशोधन में जो बच्चों का 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे उनको 2 भाग में बांट दिया गया था उनकी भलाई के लिए, तो वो था 86वां अधिवेशन, अधिवेशन बोल रहा हूं, उसमें अमेंडमेंट, संशोधन। क्लियर। नेक्स्ट, बालकों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? बच्चों की सेफ्टी के लिए। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? तो बच्चों की सेफ्टी के लिए जो अनुच्छेद रहेगा वो क्या है? अनुच्छेद 24। क्या रहेगा? आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। जी हाँ, अनुच्छेद 24 से बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। फिर दिवा स्वप्न किसकी रचना है? किसने लिखा है ये दिवा स्वप्न किताब? यह लिखा है गीजू भाई ने। ठीक है, जी हाँ, गुजरात वाले गीजू भाई, जिन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत सारे उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए, शिक्षा का स्वरूप बताया उन्होंने, तो गीजू भाई ने दिवा स्वप्न इसकी रचना की थी। नेक्स्ट देखिए अगला, 6 से 14 वर्ष के बालकों को किस कानून में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिली है? तो वो कौन से कानून में है? आर्टिकल 21A, है ना, आर्टिकल 21A। इसमें बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। फिर रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था कौन सी है? रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था किसे माना है? 5 से 12 साल। रूसो ने 5 से 12 साल बचपन माना है, उसके पहले शैशवावस्था और 12 साल के बाद किशोरावस्था। तो रूसो के हिसाब से बचपन की अवस्था 5 से 12 वर्ष, 5 से 12 वर्ष रूसो के हिसाब से बचपन की अवस्था होती है। नेक्स्ट,
बचपन केवल बचपन के लिए, लड़कपन पढ़ने के लिए है, लड़कपन कार्य के लिए कथन है। किसका है? तो भाई ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बचपन केवल बचपन के लिए नहीं, बल्कि लड़कपन पढ़ने के लिए, लड़कपन कार्य के लिए, ये सब के लिए बचपन है। फिर शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? कि बच्चे का पूरा विकास करना, टोटल समग्र विकास, सर्वांगीण विकास। क्या रहेगा? सर्वांगीण विकास। सिर्फ आचरण थोड़ी सुधारना बच्चे का, सिर्फ बच्चे का नौकरी लग जाए इसके लिए थोड़ी शिक्षा होती है। शिक्षा हर तरफ से बच्चे का, नौकरी, पढ़ाई लिखाई, नैतिक मूल्य, शारीरिक मानसिक विकास सब हो जाए, यानी बच्चे का समग्र विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट है ना, सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षा है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला देखिए, इनमें से किसने बाल श्रम को प्रतिबंधित किया? किसने बाल मजदूरी के ऊपर, चाइल्ड लेबर के ऊपर बैन लगाया? किसने किया? यूनिसेफ ने। जी हाँ, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ऐसा कुछ यूनिसेफ नाम से ग्रुप है। यूनिसेफ, UNICEF है ना, यूनाइटेड नेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जिसने बच्चों के श्रम करने के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर, है ना, बच्चे का जो जॉब करते हैं 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए है। तो इसे बाल मजदूरी कहा गया। इसके ऊपर जो बैन लगाया, रोक लगाई गई, किसने लगाई? यूनिसेफ ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना हमारे देश में कब हुई? 2007 में। जी हाँ, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना 2007 में हुई। कौन से सन में? 2007 में, याद रखिएगा, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अधिकार आयोग। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर बचपन को जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था मानते हैं, है ना, सब बचपन को ही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। रविंद्रनाथ टैगोर बचपन को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानते हैं। फिर बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? गरीबी। गरीबी सबसे मेन कारण है, मुख्य कारण नहीं है, हमने वाले पढ़े थे ना। मुख्य कारण क्या है? गरीबी। और साक्षरता भी होती है माता पिता की। बचपन एक आनंददायी अवस्था है। कैसी अवस्था है? आनंददायी। बाल विकास एवं शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची बताया भी मैंने, 3 सूचियां होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी उस पर केंद्र सरकार भी काम करेगी, उस पर राज्य सरकार भी काम करेगी। बालकों की सुरक्षा के लिए 24वां अनुच्छेद है, 24th आर्टिकल, अभी पढ़ा था। घोर गरीबी बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण है। बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है? घोर गरीबी या फिर गरीबी है, ऐसा हम लिख सकते थे। ये बाल श्रम बनने का, चाइल्ड लेबर बनने का मेन कारण है। क्लियर? नेक्स्ट अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर वाला। बाल श्रम क्या है? बाल श्रम क्या है? तो बाल श्रम का मतलब यह कि जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून तथा निर्धारित आयु सीमा से कम होता है। कानून ने जो आयु सीमा निर्धारित कर दी है, उस निर्धारित सीमा से कम आयु का बालक यदि कार्य करता है तो उसे हम कहते हैं बाल श्रम। अब कार्य करता मतलब घर में काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, तो उसको बाल श्रम नहीं बोल देंगे। व्यावसायिक काम अगर करता है तो, है ना। बाल शोषण क्या है? बच्चे का एक्सप्लोइटेशन, बाल शोषण क्या है? तो जब बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, शरीर से भी और मानसिक मन से भी, तो बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से जब प्रताड़ित किया जाता है तो उसे हम बाल शोषण, चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन कहते हैं। नेक्स्ट, एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? सिंगल फैमिली जो होती है ना, एकल परिवार। एकल परिवार से तात्पर्य है जहां एक दंपति होंगे, बच्चे होंगे, एक दंपति अपने पुत्र पुत्रियों के साथ रहते हैं ना, अपने पुत्र पुत्रियों, दादा दादी ये सब नहीं रहते। तो एकल परिवार से तात्पर्य है कि जहां एक दंपति अपने पुत्र पुत्रियों के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, माता पिता और बच्चे। अब 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। माता पिता इसमें 2 ही रहेंगे, एक माता एक पिता बस, और उनके बच्चे। तो ये होगा एकल परिवार। संयुक्त परिवार नहीं, ज्वाइंट फैमिली में जहां पर दादा दादी भी रहेंगे, वो सब ज्वाइंट फैमिली कहलाती है। ठीक। उदारीकरण क्या है? अभी बताया था आपको, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि किसी भी देश में जाके सामान बेच सकेंगे, खरीद सकेंगे, दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आएंगी, इससे रोजगार के मौके आएंगे, नौकरियां आएंगी, है ना, इससे पैसे कमाने का मौका मिलेगा और नई नई तकनीक आएगी, इससे शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी। तो यही लिबरलाइजेशन क्या है? तो उदारीकरण का आशय लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के वातावरण की स्थापना से है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्रता के वातावरण, यानी फ्री एनवायरनमेंट की स्थापना करना। बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? कौन से ईयर में आया? बाल श्रम अधिनियम 1986। इसके पहले हमने वस्तुनिष्ठ में भी पढ़ा था। बाल श्रम अधिनियम जो है 1986 में आया था। कब आया था? 1986 में, याद रखिएगा। ठीक, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारी एमसीक्यूज की पीडीएफ। जी हाँ, ये 5 विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, मतलब 5 इकाइयों की इस विषय के बाल स्तंभ बाल विकास के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहे। यहां से आपके गारंटेड है बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, बहुत सारा आप
जो है फैक्ट से बड़े बड़े उत्तर भी इससे लिख पाएंगे इसकी मदद से। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, आपके दोस्त क्लास में फ्रेंड तक शेयर कर देना। बहुत एक ही वीडियो देखकर पांचों इकाइयों की वस्तुनिष्ठ क्लियर हो गए एक बार में, ठीक है। और इससे आप बड़े बड़े प्रश्न उत्तर भी लिख पाएंगे बहुत आसानी से। ये फैक्ट बड़े काम में आते हैं डेटा, साथ ही साथ इस एक वीडियो को देखकर पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, वहां मिलेगी। साथ ही साथ आप हमारा संपूर्ण कोर्स परचेस कर सकते हो पूरी तैयारी के लिए, या फिर आप क्रैश कोर्स भी परचेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हो। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है। फिलहाल 33% की छूट चल रही है कोर्स के ऊपर, ठीक है। इसमें आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर, मैराथन लेक्चर, शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स और एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, पीडीएफ और तो और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सब कुछ मिल जाएगा मात्र एक कोर्स में। जी हाँ, कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। और हाँ, आप चाहते हो कि ऐसे ही हर विषय की एमसीक्यू की वीडियो में लेकर आऊं, एक मैराथन लेक्चर लेकर आऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा आप तक नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगी यूट्यूब से। इसलिए वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत हेल्पफुल है। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपका जो कॉलेज का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां ये वीडियो के लिंक शेयर करो, क्योंकि वो सभी लोग इस एक विषय की पूरी पांचों इकाइयों की तैयारी कर लेंगे सिर्फ इस एक वीडियो को देखकर। बहुत जरूरी है, उनकी जरूर हेल्प करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।